एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। छठा प्रश्न, सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है? लगभग 500 शब्दों में उत्तर देना है। मूर्ति कला मतलब आप जानते हैं कि मूर्ति जो पत्थर की बनाई जाती है वो कला होती है। उससे मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से बौद्ध साहित्य के द्वारा कहाँ तक सहायता मिलती है। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। उत्तर, बौद्ध साहित्य से हमें सांची की मूर्ति कला के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों के अध्ययन के बाद यह स्तूप की मूर्तियों में उल्लेखित सामाजिक और मानव जीवन की अनेक बातें दर्शकों की समझ में आसानी से आ जाती है, क्योंकि मूर्ति है, दर्शक आसानी से समझ लेते हैं, जिसे इस प्रकार दिखाया जा सकता है। पॉइंट में लिखना है बच्चों, मैंने पहले भी बोला था पॉइंट में लिखिएगा, सजाइएगा तो नंबर आसानी से मिलते हैं। पहला पॉइंट, वेशांतर जातक की कहानी। पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। वेशांतर जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चले गया। वो राजकुमार कहाँ चले गया? जंगल में। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। ये चित्र में है। दूसरा पॉइंट है बुद्ध के जीवन के बारे में। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र के लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर, यहाँ दो मानव हो गया, एक मानव कीजिएगा, मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा। रिक्त स्थान कौन सा बच्चों? बुद्ध के ध्यान की दशा। रिक्त स्थान क्या? बुद्ध के ध्यान की दशा। तथा स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। आएगा ऑब्जेक्टिव। स्तूप किसका बन गया? महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उस उपदेश का प्रतीक था। चक्र किसका प्रतीक था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिए गए का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसे मूर्ति कला को अक्षर से नहीं समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। इतिहासकार किसको जाने? कला की परंपराओं को जाने। अब तीसरा पॉइंट मैंने बच्चों बनाया है कि शालभंजिका के बारे में। किसके बारे में? शालभंजिका के बारे में। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बुद्ध मत से सीधे जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती है। ये इसके तस्वीर जो है आपके लास्ट में जो है दिखाऊंगा बच्चों। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़ा असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपराओं में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था
और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। सालभंजिका, जब वृक्षों को छूते थे तो फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा बहुत ही चमत्कारी था। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। किसके द्वारा? तो बच्चों सालभंजिका के द्वारा। चौथा, जानवरों के चित्र। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। आप भी मंदिर जाते होंगे तो वहाँ जानवरों के रहते हैं चित्र। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियाँ हैं। जातक में मुख्य रूप से पशु पर ही आधारित कहानी है। ऐसा लगता है यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल, दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उन पर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हो। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। गजलक्ष्मी, ऐसे भी गज मतलब हाथी होता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते हैं। आप फिगर में बच्चों देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ गजलक्ष्मी है, बीच में ये आपका गजलक्ष्मी रहा और दोनों तरफ से जो है हाथी जल छिड़क रहे हैं। अगला पॉइंट है बच्चों सर्प और वृक्ष के चित्र। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? सर्प और वृक्ष के चित्र। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं स्तंभ पर सर्प के चित्र हैं। यह प्रतीक भी ऐसे लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार हुए जिसका नाम था जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। पहले भी मैंने बच्चों बताया था सालभंजिका के बारे में। यही वो स्त्री थी जो पेड़ों से झूल रही थी। इसमें ऐसी दैवीय शक्ति थी जिस पेड़ को छूते थे फूल खिलने लगते थे, फल लगने लगते थे। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो बच्चों? कमेंट में हमें ज़रूर बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।